ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। मैं मानसी धामने आपको ले चलती हूँ हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा हमारे शहर के खराब रास्तों के खड्डे भरने का काम बड़े ही तेजी से चल रहा है। ऐसे में हमारे शहर के आम जनता का कहना है कि इस रास्ते के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो बड़े ही खराब क्वालिटी का है। आइए इस खबर के बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। इस वक्त हम मौजूद है साईं बाबा मंदिर रोड और डॉल्फिन रोड परिसर के यहाँ। इस रोड को रिंग रोड भी कहा जाता है। इस रोड की हालत पहले काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बना दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रोड का आधातर हिस्सा डांबर का है और आधा हिस्सा कंक्रीट का है। अब देखना यह है कि ये रोड कितने दिन तक टिक पाता है। रोड को बनाने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गोल मैदान की सभा में की थी। लगभग ये रोड 100 फीट से लेकर 500 फीट तक दिखाई देता है और इसका जो काम है वो बीच में ही रोक दिया गया जब ये काम शुरू हुआ था। लेकिन अब ये रोड आधा से ज़्यादा जो है वो डांबर का बन चुका है और आसपास में और आजू बाजू में देखेंगे जो बीच का रोड है वो 80 फीट तक का और बाजू का 10-10 फीट छोड़ दिया गया है। इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता। और ऐसे ही आप देखेंगे कंक्रीट रोड के बारे में, तो कंक्रीट रोड बहुत ही थोड़ा सा है और आगे ये रोड की हालत किस तरीके से होती जाएगी समय के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों और गैरेजों का जमावड़ा लगा रहता है। हैवी व्हीकल्स के कारण इस रोड की हालत ख़राब होती रहती है। अब देखना यह है कि ये लगभग ये रोड कितने दिनों तक या कितने सालों तक कभी तक टिक पाएगा। इसी रोड के विषय के बारे में हम यहाँ के नागरिकों से कुछ संबंध साधेंगे और उनसे बात करेंगे। ये रोड दर साल ऐसे बनता है बारिश के टाइम पे और दर साल खड्डे होते हैं इधर। बहुत कितने लोग का एक्सीडेंट भी होता है। अभी ये टाइम देखो आधे तक रोड बना है, सीमेंट का बन चुका है, मगर इधर डामर क्यों बना है यही समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। इस प्रकार अरे ये तो बहुत साल से हो रहा है ये समस्या, और इसके ऊपर कुछ कर सकते तो आप करो। और हर टाइम डांबरीकरण नहीं होता है यहाँ पे? हाँ, डांबरीकरण ही होता है, हर टाइम डांबर होता है और हर टाइम खड्डे गिरते। अभी बारिश आएगा ये भी डांबर निकल जाएगा, बोल नहीं सकते। लगभग कितने सालों से चल रहे हैं? अभी ये तो बता नहीं सकता यार, मैं तो इधर से बहुत साल से हो गया है, तब से देख रहा है तो इधर खड्डे खड्डे चल रहे हैं। अभी ये सीमेंट रोड बना है, मतलब डांबर रोड ये बना है, हमको लगा कि ये रोड पूरा कंप्लीट तक जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये आधे तक ही बना, उसके बाद में पूरा डांबर का ही लेके गए और बीच बीच में डॉल्फिन की इधर भी पैच मार के उन लोग ने ज्वाइन किया है। कितने सालों के बाद ये रोड को बनाया गया? लगभग ये 3 या 4 साल के बाद बना गया। इससे पहले ये रोड की हालत ख़राब ही थी ना यार। अब आप लोग भी आते जाते रह गए रोड से, कितना धूल मिट्टी उड़ता था, गाड़ी तो पूरा दिखना ही बंद हो गया था, इतना मतलब मिट्टी उड़ता था। और ये काम अभी समाप्त हुआ है, मतलब कितने दिनों पहले ये काम पूरा हुआ? हफ्ता, मतलब हफ्ता भर हुआ रहेगा ये काम समाप्त होके। अभी वो जो कंप्लीट किया तभी जाके 2 स्पीड ब्रेकर भी डाला इधर, नहीं तो वो भी नहीं डालने वाले थे। एक इधर डाला है और आगे डाला है। जैसे कि आगे नागरिक थे, इनको कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इन्होंने जैसे बताया कि पहले इस रोड की हालत काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन अब इसको आधा कंक्रीट का है और आधा भी नहीं है जो कि कंक्रीट का पूरा और पूरा डांबर का बना दिया गया है। 100 फीट से लेके 500 फीट तक की दूरी का रास्ता पूरा डांबर का होने के कारण इन लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं
कैमरामैन संदीप मेन जी के साथ मैं अजय भूषण है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाल ही में सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने मोबाइल चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा है, जिनके पास से कई सारे मोबाइल तो मिले ही है, लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। तारीख 18 को कंप्लेनेंट है संजय प्रभाकर हुलवान, ये अपने घर जा रहा था 20 सेक्शन से, तो 2 अननोन व्यक्ति ने उनको पकड़ा और उनके पास से 4,500 रुपये और एक मोबाइल छीन के लेके गए। और उसमें तपास में हम थोड़ा माहिती निकाल के शंकर अशोक साळुंखे और कांद्या उर्फ कैलाश प्रकाश गायकवाड़ इनको अटक किया है और उनके पास से टोटल 5 मोबाइल्स हमने रिकवर किया है। सर, आरोपी की पार्श्वभूमि, इसमें से दूसरा जो आरोपी है कांद्या उर्फ कैलाश, उनके ऊपर चोरी के ऑफेंस दाखिल है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 3 स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है जो कि हमारे शहर के साथ साथ हमारे शहर से सटे शहर व गांव के लिए अन्नपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन अब इस अस्पताल को देखकर लगता है कि ये अस्पताल किसी काम का नहीं रहा। अगर वहां की बात करें तो जर्जर इमारतें, जर्जर रास्ते व साथ ही साथ किसी भी तरह की मेडिकल की व्यवस्था अब वहां नहीं दी जा रही है। आइए आप सभी तक पहुँचाते हैं इस अस्पताल के बारे में एक खास रिपोर्ट। इस खबर को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे। 90 के दशक में आप देखते होंगे कि भूतों की फिल्म हुआ करती थी, राम से बंधुओं जो बनाया करते थे। उस फिल्म में जो है एक हवेली हुआ करती थी, डरावनी हवेली हुआ करती थी, पुरानी हवेलियां हुआ करती थी, जिसमें जो है खंडर जैसी व्यवस्था हुआ करती थी। वैसी तस्वीर जो है हमारे शहर में नज़र आती है और वो आज हम आपको बताना चाहेंगे। पहली बार नहीं है, कई 100 बार हमने खबर बता दी है कि किस तरीके से उल्लासनगर का जो प्रसिद्ध सेंट्रल अस्पताल है ये एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं। जिस तरीके से मैंने कहा कि पुराने ज़माने में जो कि भूतिया हवेली बताई जाती थी फिल्मों में, उसी तरीके से परिस्थिति इसकी नज़र आती है। शुरुआत में ही आप देख लें कि फिल्मों के टाइम पे आपने देखा था कि जो हवेली के गेट होते हैं इसी तरीके से टूटे फूटे हुए होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर, और इसकी बोर्ड की भी व्यवस्था आप देख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये अस्पताल है, यहाँ पर आपातकालीन समय में मरीज़ आते हैं, इस रास्ते पे आप देख लीजिए मरीजों को लाया जाता है, एम्बुलेंस से लाया जाता है, ऑटो से लाया जाता है, कई तो खुद जो है गाड़ियों से आते हैं, 2 व्हीलर से। तो यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से रास्तों की ख़राब दुर्व्यवस्था है और प्रशासन को लगातार बात कहते रहें तो उपचार की यंत्रणा में कमी है, तो वहीं पे जो यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए, जो कि देख रखाव होना चाहिए, उससे भी ये पूरा अस्पताल वंचित है। एक बार फिर से माफ़ी तो नहीं मांगना चाहेंगे, लेकिन ज़रूर ये कहेंगे कि हालत आप देख लें अगर इस अस्पताल की, जो कि महत्वपूर्ण अस्पताल है, ये पुरानी हवेली से कम नहीं है जो कि फ़िल्मों में बताया जाता था भूतिया हवेली। आप ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, एम्बुलेंस चालक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिन भर यहाँ पर आते हैं और सेवा देते हैं इमरजेंसी की। आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें होती है? अभी दिक्कत देखो, ये रोड कैसा है, यहाँ पेशेंट डिलीवरी के आते हैं तो इतने खड्डे बिड्डे हैं, फिर इधर से नहीं हो गया तो फिर उसको कलवा हॉस्पिटल भेज देते हैं, कभी कभी तो इधर ही हो जाते डिलीवरी। अच्छा, ये रास्ते जो हैं आप कितने सालों से यहाँ पर चला? सालों से, मतलब अभी तभी 5-10 साल हो गए ऐसा ही। हाँ, आपातकालीन समय में जब पेशेंट को लेके आते तो यही रास्ते से ना, इधर ही कभी कभी डिलीवरी होता है। इतनी खराब रोड है, देखो वो साइड में पेशेंट देखो कैसा अभी इधर। हाँ, ये भी बताना चाहेंगे, ये गौर कीजिएगा, जब हम यहाँ पर आए तो ये बुज़ुर्ग व्यक्ति यहाँ पे सोए हुए थे, ये पेशेंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेशेंट है, अस्पताल के बाहर सोए हुए हैं। प्रशासन जो है अस्पताल वो इसके बारे में जानना भी नहीं चाहती है कि कौन व्यक्ति सोया है, किस तरीके की उसकी व्यवस्था है। महामारी का समय चल रहा है, अगदी जिस तरीके से जो हालात है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि परिस्थिति बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। आप किस तरीके की सेवा यहाँ देते आ रहे हैं और कितने समय से जो है ये रास्ते की हालत है सेंट्रल अस्पताल की? सर मुझे हो गया यहाँ पे 2-3 साल हो गया है, यहाँ पे रहता, यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन ऐसा तकलीफ़ मैं भी देख रहा हूँ। जो सर ने तकलीफ़ बताया वही तकलीफ़ मैं आपको बता देता हूँ। रोड के वजह से हमको भी तकलीफ होता है, कमर में मोच आ जाती है और पेशेंट को बहुत तकलीफ हो जाता है, और कभी कभी डिलीवरी इधर ही हो जाता है पेशेंट का, तो हमको बोलते हैं रिक्शा वाला धीरे चलो, तो हम एकदम। कितने सालों से आप जो है रिक्शे चला? हम 96 से चला रहे, मगर ये रोड कम से कम
मैंने बोला 6-7 साल से ऐसा रोड है। लेकिन काम नहीं किया जाता कहाँ? अच्छा, इस व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? ये एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, दूर दराज से लोग आते हैं उपचार के लिए, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को देखकर? ये अच्छा होना चाहिए, सब लोग को सुविधा अच्छे होने चाहिए, यही हमारे को उनसे ये है, रिक्वेस्ट है। लंबे से पेशेंट आता है, वांगनी, मुरबाड़ या अपना मुरबाड़ के आगे से इधर ही आते। अभी इधर भी इतना ये नहीं ना, अभी गरीब आदमी किधर जाएगा? यही से देखो, गरीब आदमी लंबे से आते। हाँ, तो ये थे रिक्शा चालक और एम्बुलेंस चालक जो कि महत्वपूर्ण सेवा देते हैं और अस्पताल में मरीजों को यही लेके आते हैं। तो आपने भी सुना कि पिछले गत 6 सालों से कहना है कि इसी तरीके से परिस्थिति है, लेकिन इस पे जो है सुधार नहीं किया गया। कभी इस रास्ते को बनाने की जो है सोची नहीं गई और व्यवस्था इसी तरीके से रहती है। और चीज़ बताना चाहेंगे, स्वच्छ भारत अभियान का जो कि शहर भर में ढिंडोरा पीटा जाता है, तो अस्पताल में किस तरीके की स्वच्छता होनी चाहिए यहाँ पे उपचार के। तो जो गीला और सूखा कचरे का जो डब्बा था वो भी यहाँ पे लगाया गया था, उसकी भी आप परिस्थिति देख लीजिए। पहली बार नहीं है कि हम जो इसकी शिकायत आपको बता रहे हैं या इसकी दिक्कतें आपको बता रहे हैं, कई बार दिक्कतें बताई गई। इसके पहले जो हमने इसकी जंजर इमारत की देखो आपको तस्वीर बताई थी, जिसे जो है खबर चलने के बाद बनाया गया था, दुरुस्त किया गया था, लेकिन वो भी काम आधे में छोड़ दिया गया है। बहरहाल एक सोचने वाली बात है, महत्वपूर्ण अस्पताल है, एक बड़े दर्जे का अस्पताल है, क्योंकि यहाँ पे अगर उपचार नहीं होता तो सीधा जो है मुंबई भेज दिया जाता है और अधिकतर यहाँ पे जो मामले आते हैं उन्हें जो है मुंबई भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपचार की जो यंत्रणा होनी चाहिए वो यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं है। कई आमदार, कई नेता यहाँ पर आके गए हैं, दौरा करके गए हैं, लेकिन व्यवस्था जो कि तो लेकिन देखना अब ये होगा कि जिस तरीके से जो ढीठ व्यवस्था बनी हुई है सेंट्रल अस्पताल की, वो किस तरीके से सुधार में आती है, या फिर जो कि महामारी चल रही है इस दौरान भी इस अस्पताल की इसी तरीके से व्यवस्था रहेगी और जो मरीज उपचार के लिए यहाँ पर आएंगे वो इसी तरीके से भटकते हुए अपनी जान गंवाते हुए नजर आएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 3 स्थित मशहूर आरकेटी कॉलेज के परिसर में स्वच्छता का हो रहा है अभाव। आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। नालियों का जाम होना तो आम बात है, लेकिन नालियों को साफ ही ना करना अलग बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नालियां भरी पड़ी हुई है और इस तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं आरकेटी कॉलेज की पिछले हिस्से की तस्वीरें। उल्लासनगर का ये हिस्सा हार्ट कहलाता है। जब यहाँ की स्थिति ये है तो बाकी शहर का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। समय काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलते समय में आजकल के लोग जो है वो गायों की सेवा ना करते हुए खरीद के कुत्ते पालने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन हमारे शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गायों की सेवा करते हैं और उन्हीं में से एक है उल्लासनगर महानगर पालिका के सभापति विजय पाटिल, जिन्होंने हाल ही में बलि प्रतिपाड़ा व साथ ही साथ गोपाष्टमी का त्यौहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया। आज बलिप्रतिपदेला आम्ही अग्नी लावतो बाहेर आणि त्याच्यावरती गुरांना त्याच्यावरती चढवतो की ज्याद्वारे पावसात ज्या कीडनाशक आपल्या ह्याच्यात परिसरात आलेले असतात ती कमीत कमीत जळून जावो आणि इडापिडा तळो आणि बळीराजाचं राज्य यावं, अशा प्रकारे हा बलिप्रतिपदेचा सण आम्ही मोठ्या उत्साहात साजरा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पिछले कई महीनों से हमारे शहर के बुजुर्गों के साथ लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही है और हर बार ये सभी वीडियो हमने आप दर्शकों तक पहुंचाया है ताकि आप सभी दर्शक अलर्ट रहे। लेकिन हाल ही में फिर एक बार हमारे एक दर्शक ने हम तक पहुंचाई ऐसी एक वीडियो। आइए आप सभी को भी रूबरू कराते हैं इस वीडियो से।
बुजुर्गों के साथ आए दिन लूटमार की घटना होती ही रहती है। हमारे एक दर्शक ने सीसीटीवी की एक फुटेज भेजी हमें। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला और पुरुष बिल्डिंग प्रीमाइसेस में आते हैं। उनके पीछे एक हट्टा कट्टा एक युवक महिला के गले से चैन छीनने की और लूटने की कोशिश करता है और इस प्रयास में वो सफल भी हो जाता है। इस बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करने के लिए कुछ लोग आते भी हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हमारे शहर के सार्वजनिक शौचालयों की समस्याओं को लेकर हमारे शहर के कई सारे नगर सेवकों ने मिलकर किया भूख हड़ताल उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा इन्हें आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द इनकी सभी समस्या हल की जाएगी और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सभी नगर सेवकों ने मिलकर किया अपना भूख हड़ताल समाप्त। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी। सोंडे सर, अभी भाजपा की नगर सेविका का उनके वार्ड में शौचालय को लेकर आमरण उपोषण चालू था, तो अभी आपने उपोषण तोड़वाया, क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने हमने आश्वासन दिया कि वो शौचालय का वो निविदा का काम बाकी था, अभी वो निविदा का काम पूर्ण होगा, उनका 15 दिन में हम लोग काम चालू करने का है। और इनका दूसरा था वो लीकेज का एक था, तो पानी पुरोड़ा भी का भी काम चालू है वहाँ पे, तो वो भी काम 15 दिन में हो जाएगा। सर, कितने शौचालय हैं जिनकी हालत ख़राब है? ये तो एक ही जगह का दिखाई दे रहा है, शहर भर के कई शौचालय हैं और कई शौचालयों की जो है हड़प की प्रक्रिया भी हो चुकी है, तो किस तरीके से काम किया जाएगा? अभी जो आंकड़े कितने टोटल शहर भर में या फिर इसी पे? तो हमने निकाले नहीं, हमारा सर्वे चालू है, कितना शौचालय बियॉन्ड रिपेयर है, रिपेयर करने जैसे कितने हैं, उनका हमका सर्वे चालू है। वो सर, इतने सालों में कोई ठेके पास हुए होंगे, तो कितना खर्चा अब तक किया गया होगा सार्वजनिक शौचालय? इंस्टेंट अभी बता नहीं सकता हूँ कितना खर्चा किया क्या, वो तो ये रहेगा ना, आंकड़े वाले ऐसा नहीं बता सकता, अभी मेरे पास नहीं है। मेरा सर आपसे एक ही सवाल है कि मतलब हर शौचालय के हमेशा के धरना प्रदर्शन ही लाजमी है क्या? नहीं, क्या महानगर पालिका भी उसके लिए कुछ सोच रही है? महानगर पालिका करेंगे ना। आज लक्ष्मी सिंह मैडम ने और आरबी सिंह ने 1 साल से कारपोरेशन से ये मांग की थी कि उनके वार्ड में टॉयलेट्स की हालत बहुत ख़राब है, काफ़ी जगह पे पानी की लीकेजेस है और कुछ टॉयलेट्स रिपेयरिंग करना है, कुछ नालियाँ रिपेयरिंग करनी है, लेकिन कोई भी कारपोरेशन का, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, चाहे कमिश्नर हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने मजबूरन आके यहाँ पे भूख हड़ताल का आह्वान किया। आज इन्होंने भूख हड़ताल की, तभी जाके कारपोरेशन ने ये मांग की कि चलो आने वाले 15 दिन के अंदर जो टेंडर हमने निकाले हैं, हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जमनू पुरसानी जी की कोशिशों से इस टॉयलेट के लिए कमिश्नर से मुलाकात की और उनकी जो मांग थी कि नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, कल ही कमिश्नर साहब ने ये इसका निर्णय लिया कि ठीक है, उनको हम टॉयलेट बनवा के दे रहे हैं और पानी की लीकेज वगैरह दूर कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो थी निर्णय कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक यहाँ पे आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम नहीं उठेंगे। आज यहाँ पे वो भूख हड़ताल पे बैठे और भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आज जैसे ही MSEB का आज हमारा जो बिल बढ़ोतरी का आंदोलन था वहाँ से पूरा करके सभी लोग यहाँ पे आए, कार्यकर्ता लोग वगैरह, और हमने यहाँ पे जो भूख हड़ताल में हम लोग शामिल हुए तो यहाँ पे DMC और सिटी इंजीनियर आके हमें आश्वासन दिया और लेटर राइटिंग में दिया कि ये हम टॉयलेट बनवा लेंगे और जो दूसरा टॉयलेट है उसको भी रिपेयर कर देंगे, साथ साथ में पानी की जो लीकेजेस वगैरह है उसको भी हम ठीक करेंगे। ये काम हमारा 2018 से हो रहा था और शौचालय के लिए मैंने बहुत सारे लेटर दिए, लेकिन कोई भी महापालिका से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके लिए मैंने बहुत ही मजबूर होके और ये उपोषण का निर्णय लिया। ये काम मेरा काम नहीं था, मेरे घर का काम नहीं था, ये तो था पब्लिक का काम था। जनता बेहद परेशान थी। 1500 के लोग, 1500 का एरिया है, वहाँ 1500 लोग रहते हैं और सुबह आप देखेंगे तो 200-300 लोगों का लाइन रहता है, वहाँ एक भी शौचालय नहीं है। उसके लिए हम इतना मजबूर रहते हैं, इतना शर्मिंदा होते हैं पब्लिक को देख के कि मैं क्या करूँ। इसके लिए मैं सोची कि आगे लोग कुछ करने वाले नहीं हैं और मैं ये उपोषण का निर्णय लेकर आज बैठी हूँ।
अधिकारियों ने आकर के आज आपका उपोषण खत्म कराया है, तो इस बारे में मतलब क्या आश्वासन दिया उन्होंने जो आपने उपोषण टेंडर लोड हो गया है और बोले हम 15 दिन में काम करेंगे। अगर 15 दिन में काम नहीं हुआ तो मैं फिर से बैठने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कार्तिक एकादशी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह को ध्यान में रखते हुए आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के वासुदेव सचदेव जी से। बोले सनातन धर्म की जय, एकादशी मैया की जय। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 25 नवंबर बुधवार के दिन कार्तिक मास की देव उठौनी एकादशी व तुलसी विवाह का पावन दिवस है। यह हिंदुओं में बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन आप एकादशी का व्रत रखें और तुलसी में जल चढ़ाएं और उसके बाद 11 या 108 पत्ते तुलसी के वो भगवान कृष्ण के चरणों में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, गीता का पाठ करें। इस दिन भगवान कृष्ण पांडवों सहित भीष्म पिता के यहाँ गए थे और उनसे कहा कि आप पांडवों को धर्म की शिक्षा देवें, राज्य कैसे चलाए, प्रजा को कैसे सुखी रखे, जो भी आपको ज्ञान है वो आप इनको ज्ञान दें। तभी भीष्म पिता ने भगवान कृष्ण की आज्ञा से उस दिन से माने एकादशी से पूर्णिमा कार्तिक तक वो 5 दिन 6 दिन उनको ज्ञान सुनाया था। इसलिए आज माने एकादशी से पूर्णिमा कार्तिक माने 30 नवंबर तक आप भीष्म पिता के नाम पे आप दीप जलाएं। दीप जलाने से आपके यहाँ मन में भी अज्ञान दूर हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा। इस दिन गौ माता की सेवा करें, मंदिर में जावे, कहाँ भी गौशाला में जावे और भगवान का नाम स्मरण करें, गीता का पाठ ज़रूर करें। और तुलसी पहले 1 दिन पहले आप बाज़ार से लाकर हो सके तो 108 माला बनाकर उनको भगवान कृष्ण को चढ़ाए, गीता का पाठ करें। और गीता का पाठ करने से पहले आप आरती भी करें, दीप जलाएं। 1 अध्याय 2 अध्याय जितना आप सके वो करें और वो आप अपने परिवार में वो जल पिलाए तो आपके जो बीमारियां हैं, कष्ट है, टेंशन है वो दूर हो जाएंगी। गीता ने भगवान वो अर्जुन को मोह मिटाने के लिए और हमें भी सदगति प्राप्त करने के लिए गीता को उपदेश दिया था। इस दिन गीता का पाठ करने से अक्षय प्राप्ति होती है। और आप भी ये एकादशी का व्रत रखें, भली दवाई ले लेकिन एकादशी का व्रत रखें, भगवान में प्रीति जागी। और ये कार्तिक महीना है, बाकी जो दिन है आप प्रातः काल उठकर स्नान करें और उसमें गंगा जल डाल के बोले जय गंगे जय गंगे। ये जितना आप पुण्य दान करोगे वो आपको फलदायक होगा। अभी कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है, घर बैठे ही जहाँ भी आपके मंदिर पास में हुए। और इस दिन तुलसी विवाह होता है। आप ब्राह्मण के पास जाएंगे, कोई भी ब्राह्मण को आप बोलेंगे तुलसी विवाह, तो वो जो माताएं कन्याएं होती है उनको वो तुलसी के साथ विवाह कराते हैं। 4 या 7 उसको फेरे लगाते हैं, जैसे हम पति पत्नी लगाते हैं वैसे ही ब्रह्म देवता भी उसमें मंत्र पढ़कर वो भरपूर आशीर्वाद करते हैं। और उससे तुलसी विवाह के दिन आप ब्राह्मण को वस्त्र, फल फ्रूट, मिठाई देकर भरपूर आशीर्वाद करें। यह प्रथा त्रेता युग से आ रही है। बोले सनातन धर्म की जय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 2 नेहरू चौक परिसर स्थित भाई सदोरा राम दरबार में एकादशी के शुभ दिन पर महान कीर्तन का आयोजन किया गया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोरोना की महामारी अब तक खत्म नहीं हुई है। ऐसे में झूलेलाल मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष का क्या है कहना हमारे शहर के सभी व्यापारियों से, आइए सुनते हैं। अभी हमें ये सूचना आई है जापानी बाजार से कि महानगर पालिका के कुछ लोग जो हमारे झूलेलाल बाजार में अभी तक नहीं आए हैं, हो सकता है कल या परसों आए या न भी आए, तो ये आया है कि हमें किसी भी हालत में दुकान के बाहर एक डस्टबिन रखना है। फर्स्ट, सेकंड, हमको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी कोई आए मास्क कंपलसरी रहे, हमको भी पहनना है और ग्राहक को भी, नहीं तो बड़ी पेनल्टी है। तीसरा, हम लोग का ये हुआ है कि दुकान के बाहर या अंदर हम लोग को सैनिटाइज़र मशीन लगानी है। चौथी बात, पन्नी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, जंबो रहे, छोटी रहे, बड़ी रहे। पेनल्टियाँ बढ़ा दी गई है। इन लोग का ये कहना है कि 5,000, 10,000, 15,000 पेनल्टी है। तो ये आप ध्यान रखिए और भी अपने ग्रुपों में डालिए। मेहरबानी करके ध्यान दीजिए, 2-3 दिन में ये सब चीज़ लागू हो रही है। हमें किसी भी हालत में ध्यान देना है।
व्यापारियों की पहले ही दिवाली के बाद काम ठंडे हो गए हैं, ऐसा नहीं पेनल्टी लगे और हम लोग टेंशन बढ़ जाए। इसके लिए ध्यान दीजिए, पन्नियाँ बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए, पेपर में दीजिए या रस्सी से बांध के दीजिए, ठीक है। या फिर जो दूसरी पन्नियाँ जो अप्रूवल है पेपर की या पाट पुट्ठे की, वो ध्यान दें, ठीक है। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर को छोड़ के हमारे शहर के आसपास के शहरों में नो मास्क नो एंट्री की मुहिम बड़ी ही गंभीरता से फॉलो की जा रही है, जबकि हमारे शहर में भी इसकी सख्त ज़रूरत है। तो आप सभी आम जनता व साथ ही साथ व्यापारियों से निवेदन है कि इस बात से थोड़ी सी सीख ले। नो मास्क नो एंट्री। उल्लासनगर व आसपास जागरूक नागरिकों ने यह मुहिम चलाई है कि नो मास्क नो एंट्री इस तरह के पोस्टर जगह जगह चलाए गए हैं। कई शहरों में पुलिस बिना मास्क के घूमने वालों को एक दिन के लिए हिरासत में ले लेती है। ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए हमारा आपसे आग्रह है कि मास्क पहनकर ही अपने घर से बाहर निकलें। आप देख रहे हैं इस वीडियो में पुलिस मास्क न पहनने वालों को पुलिस वैन में डिटेन कर रही है। यह दृश्य इंदौर शहर में देखने को मिला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राजस्थान के मशहूर श्रीनाथ जी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं वहाँ की कुछ झलकियाँ। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री नाथ जी के मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन रात्रि में अन्नकूट महोत्सव एवं मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों आदिवासियों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ अन्नकूट लूटने की यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा के तहत दिवाली के दूसरे दिन आसपास के गांवों तथा कुंभलगढ़, गोंगुंद और राजसमंद क्षेत्र से आदिवासी स्त्री पुरुष दोपहर से ही आना प्रारंभ हो जाते हैं। अन्नकूट में लगभग 20 कुंटल पकाए हुए चावल के ढेर का पर्वत डोल तिबारी से बाहर बनकर सजाया जाता है तथा भगवान श्री नाथ जी को भोग लगाया जाता है। इसके अलावा अन्नकूट में श्रीखंड, हलवा यानी शीरा, वड़ा, पापड़, विभिन्न प्रकार के लड्डू, मोहनथाल, बर्फी, सागर, ठोर, खाजा, पकौड़े, खिचड़ी सहित लगभग 60 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। श्री नाथ जी के अन्नकूट के दर्शन में भारी संख्या में भीड़ जमा होती है। अन्नकूट के दर्शन के लिए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के अलावा गुजरात, मुंबई एवं मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु 2-3 दिन पूर्व ही श्रीनाथ जी की नगरी में आ जाते हैं। आम लोगों के लिए अन्नकूट के दर्शन रात्रि में लगभग 10 बजे खुलते हैं और 12 बजे तक चलते हैं। इसके बाद लोगों को बाहर निकालकर मंदिर के द्वार केवल आदिवासियों के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर पर केवल आदिवासियों का कब्जा हो जाता है। वे परंपरागत शैली में चिल्लाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं तथा दर्शन करके अन्नकूट के प्रसाद और चावल के ढेर को लूटते हैं। गमछे या धोती से विशेष तरह से बनाई गई झोली में प्रसाद भरते हैं तथा दौड़ते हुए मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर उपस्थित आदिवासी स्त्रियों को वो प्रसाद थमाकर वह पुनः अन्नकूट लूटने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। अन्नकूट लूटने की परंपरा अपने आप में अनोखा, अविस्मरणीय व अद्भुत दृश्य होता है। अन्नकूट के प्रसाद में बनाया जाने वाला चावल का ढेर अत्यंत गर्म होता है, लेकिन ये आदिवासी इसकी परवाह किए बिना इस पर टूट पड़ते हैं और अपने हाथों में झोली में भरते हैं। अति उत्साह में वे कई बार इस ढेर पर चढ़ भी जाते हैं और झुलसा जाते हैं। भक्ति भावना से पूर्ण आदिवासी इस प्रसाद को पाने के लिए अत्यंत व्यग्र रहते हैं। गुजराती भक्तों व स्थानीय लोगों के लिए भी इस चावल का अत्यंत महत्व है। वे आदिवासियों से अन्नकूट के थोड़े से चावल लेकर इन्हें सुखाकर अपने घर में तिजोरी में रखते हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के मुंह में गंगा जल के अलावा इन चावलों को भी रखने की परंपरा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहनना ना भूले। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।